Hello, students. Welcome to daily editorial analysis of 29th of August. And in this video, we will cover three articles. One article is focusing on demographic dividend. The other one talks about Samudriyan Mission of India, whereas the third article is focused on health challenges in India. So let's begin. The first article, titled as India's Demographic Dividend as a Time Bomb. First it is important to understand what is demographic dividend. See, demographic dividend का सिंपल टर्म्स में ये मीनिंग है दैट जब आपकी पॉपुलेशन के अंदर ना वर्किंग पॉपुलेशन का नंबर ज़्यादा हो देन द डिपेंडेंट्स, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड. फॉर एग्जाम्पल, ये वर्किंग ग्रुप है, एक कंट्री में इतने लोग हैं जो काम कर सकते हैं एंड दीज आर डिपेंडेंट्स, ओल्ड एज पीपल, चिल्ड्रन, है ना. तो जब वर्किंग ग्रुप का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो इन कंपेरिजन टू डिपेंडेंट्स, देन इट इज सेड दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड इज पॉजिटिव. एंड आज की तारीख में इंडियन पॉपुलेशन का जो एज स्ट्रक्चर है वो ये है दैट इंडिया आज पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड इंजॉय कर रहा है. वी हैव लार्जर वर्किंग ग्रुप पॉपुलेशन. जो वर्किंग ग्रुप पॉपुलेशन है ना, आपकी 18 से 35 साल के जो लोग हैं जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आज ज़्यादा हैं देन द डिपेंडेंट्स. सो लेट्स फोकस. सी, ये आर्टिकल बोलता है दैट इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज आउटडेटेड. इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा आउटडेटेड है, एज वेल एज इट इज़ मिसअलाइंड विद द रैपिडली चेंजिंग जॉब मार्केट शेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. देखिए, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब ना और भी थोड़ा सा चैलेंज आ गया उसके सामने, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक बजवर्ड बन चुका है हमारी इकोनॉमी का. ओके, अब जो मार्केट की डिमांड है ना, जॉब रिलेटेड डिमांड, दैट इज चेंजिंग. इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात क्या है दैट ना आर population as well as our students, they just seek traditional jobs. मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए भैया, बस मेरा गुजारा हो जाएगा, ऐसी माइंड सेट है लोगों का. ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की इस एज में ना इट इज़ गोइंग टू प्रूव वेरी डिसएडवांटेजियस फॉर ए लार्जर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन. अगर हमारी पॉपुलेशन ने अपने आप को अप स्किल नहीं किया, रीस्किल नहीं किया या क्रॉस स्किल नहीं किया. नाउ फर्दर आर्टिकल सेज दैट while India has the advantage of huge youth population, demographic dividend, the gap between academic education and industry required skills is turning this asset into a liability. ये देखिए कितनी अच्छी बात बोली है. इंडिया के अंदर जैसा मैंने आपको बताया ना कि यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है आज की तारीख में देन द डिपेंडेंट्स, बट स्टिल जो अकेडमिक एजुकेशन है ना, बुकिश एजुकेशन जो हम रट रहे हैं, वो लोग ज़्यादा हैं, एज वेल एज ऐसा यूथ हमारे पास कम है जो मैच कर पाए उस स्किल सेट को जो इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, आई होप आपने सबने 3 इडियट मूवी देखी है, तो हमारे पास ना फुनसुक वांगड़ू तो कम है, वेर एज जो रट्टा लगाते हैं ना चतुर रामलिंगम, वो ज़्यादा हैं. सो इससे हो क्या रहा है दैट यूथ इज़ बिकमिंग अ लाइबिलिटी. ओके, तो ये देखिए, आप ये जो ऊपर 2 पैराग्राफ हमने अभी तक समझे हैं ना, इसको आप अपने ऐसे में एज वेल एज आंसर में भी ड्रॉप कर सकते हो. देखिए, ओके, नाउ मूविंग अहेड. आउटडेटेड क्यूरिकुला, lack of career awareness, poor skilling programs and ineffective government schemes have led to a crisis of unemployability. अब भारत के अंदर बेरोजगारी के काफ़ी कारण हैं एंड सम ऑफ द फैक्टर्स आर दीज. एक तो सिलेबस जो है हमारा, क्यूरिकुलम जो जब डिसाइड होता है ना, दैट इज़ आउटडेटेड. दुनिया के जो एडवांस्ड कंट्रीज़ है ना, यूएसए, जापान, उनके कंपेरिजन में हमारा क्यूरिकुलम बहुत ही बैकवर्ड है ना. नेक्स्ट इज कैरियर अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर. एज आई टोल्ड यू, सब सरकारी नौकरी की बात करते हैं कि भैया मेरे को तो क्लर्क की जॉब मिल जाए, दैट इज़ फाइन, बट नो वन टॉक्स अबाउट कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माने में ना एक ऐसा एआई इंजीनियर बनना चाहता हूँ. वेर एज जो इंजीनियर बन रहे हैं दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट बिकॉज देर इज़ गैप इन देयर स्किल्स. ओके, पुअर स्किलिंग प्रोग्राम्स हैं. गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले वो अटल टिंकरिंग लैब वो चलाया था, दैट वाज गुड, लेकिन उनके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है किसी को. एज वेल एज
poor implementation of government schemes. So it is a challenge for Indian economy also, and it is leading to what? Unemployability. Now moving ahead, to prevent this demographic dividend from becoming a demographic time bomb. अब जब आपकी यूथ के पास इतनी स्किल, आपका यूथ इतना ग्रेजुएट है, वो पढ़ा हुआ है, बट उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज टर्निंग इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर, है ना। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि वो एक टाइम बॉम्ब बन रहा है और वो पता नहीं कब फूट जाए। सो इंडिया को क्या करना होगा? इट मस्ट अर्जेंटली एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, बिल्कुल जल्दी, इंटीग्रेट एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड टेक इनटू ए कोहेरेंट फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी आपकी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट प्लस टेक्नोलॉजी को ना, आपको इन सब को आपको इंटीग्रेट करना है आपके जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है ना उसके अंदर, एज वेल एज आप प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प लीजिए कि कैसे एजुकेशन को एडवांस किया जा सकता है, सो दैट आवर कंट्री कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये सारी बातें हुई हैं। नाउ अब इस आर्टिकल में ना एक कोट भी था रविंद्रनाथ टैगोर का। द कोट इज, डोंट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग, for she was born in another time. Don't limit a child to your own learning, for she was born in another time. रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा कि आप अपने चाइल्ड की जो लर्निंग एबिलिटीज़ है ना उनको लिमिट मत करिए, वो एक दूसरे समय में पैदा हो रहा है। ओके, डायनेमिक नेचर है एजुकेशन का, दैट डजंट, ये स्टैटिक नहीं होती, टाइम के हिसाब से उसको पढ़ने दीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, 3 इडियट में नहीं है दैट बच्चा पैदा हुआ और मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। हम लिमिट कर देते हैं हमारे बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज़ को। वी डोंट गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर। ये है, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स आर परस्यूइंग यूपीएससी एज अ कैरियर पाथ, बट ये है क्या, सोसाइटी का प्रेशर एज वेल एज पेरेंटल प्रेशर के अंडर भी कर रहे हो। तो ये कोट का मतलब ये है कि आप उनकी लर्निंग एबिलिटी को लिमिट मत रखिए, उनका समय दूसरा है। देखिए ये कोट आप अपने ऐसे में भी ड्रॉप कर सकते हो, आंसर में क्या ड्रॉप करेंगे वो आगे पॉइंट्स आ रहे हैं। इंडिया एट द कस्प ऑफ AI लेड ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़े तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी, ऐसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया खड़ा हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज एजुकेशन सिस्टम इज नॉट अलाइंड विद फ्यूचर नीड्स। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है ना, एजुकेशन सिस्टम, ये फ्यूचर नीड्स के हिसाब से डिज़ाइन ही नहीं हो रखी। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम? क्या है जिसकी वजह से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में कोई लिंक ही नहीं बन रहा है? ग्रेजुएट आपके बहुत ज़्यादा हैं, वेयरएज एम्प्लॉयमेंट कम है। सो फर्स्ट चैलेंज क्या है? स्किल गैप। 40 to 50% of engineering graduates remain unemployed. Only 43% of graduates are job ready. See, जब 40 से 50% को जॉब है, वेराज रिमेनिंग के पास यानी 50% के पास ही जॉब नहीं है, तो डेफिनेटली आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब भी बनेगा, है ना। फिर वो वॉयलेंस करेंगे बच्चे, है ना, ड्रग्स कंज्यूम करने लग जाएंगे अपनी एनर्जी को निकालने के लिए। तो एक ये चैलेंज है, स्किल बिल्डिंग करनी होगी हमें हमारे यूथ की, है ना। नेक्स्ट इज आउटडेटेड क्यूरिकुलम अपडेट साइकिल इज टू स्लो, मिसमैच विद एमर्जिंग टेक्स एंड मार्केट नीड्स। हमारी वो ही सेम बुक्स चली आ रही हैं। ओके, अभी कहीं जाके एनसीईआरटी ने अपनी बुक्स में रिवीजन किया है, बट जो मार्केट की नीड क्या है उसके हिसाब से हमें पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। ये हाल तो आप सोचिए प्राइवेट स्कूल्स का है, वेयर अगर आप फार फ्लंग एरियाज में, रिमोट एरियाज में, वहाँ एजुकेशन देखिए कैसी होगी। वो तो मार्केट नीड्स को बिल्कुल भी मीट ही नहीं कर पाएंगे। सो हाउ कैन दे एंश्योर कि अब हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा? उनको तो अवेयरनेस ही नहीं है। AI डिसरप्शन, बाय 2030 70% ऑफ jobs are at risk from automation. 30% of tasks in existing jobs may be automated. जो
2030 तक ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा एंड इट डज नॉट बोड वेल फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं। जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी ही बहुत ज़्यादा है, जब ऑटोमेशन हो जाएगा, है ना, देन द करंट जॉब्स विल बी रिप्लेस्ड बाय द मशीन्स। तो और भी बड़ा क्राइसिस आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कैरियर अवेयरनेस डेफिसिट। कैरियर को, कौन सा कैरियर पाथ चूज करना है, इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। मेरा दोस्त यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, मामा का लड़का कर रहा है, आई विल ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। सो आप इस कीवर्ड को याद रखिए, कैरियर अवेयरनेस डेफिसिट। आप इसे अपने आंसर में ड्रॉप करेंगे, अपने ऐसे में ड्रॉप करेंगे ना, दिस कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट मत समझ लेना इसे, कैरियर अवेयरनेस डेफिसिट। लोगों को क्या कैरियर बनाना है, इसके कोई वो ही नहीं है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। सब भेड़ चाल चल रहे हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। ओके, 93% ऑफ स्टूडेंट्स नो ओनली 7 ट्रेडिशनल कैरियर ऑप्शंस। 93% जो यूथ है ना, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर, टीचर, आर्मी में जाएंगे भैया, सरकारी नौकरी मिल जाए बस हमें, तो इसी की बात करता है 93%। केवल जो 7% है वो थोड़े से मार्केट नीड्स के हिसाब से चलते हैं, जिनका मतलब कैरियर अवेयरनेस जिनके अंदर है, दे आर अवेयर ऑफ दिस कैरियर अवेयरनेस थिंग, कि क्या क्या पाथ चूज करना है। ओनली 7% गेट कैरियर काउंसलिंग, और वो फिर उनको अच्छी जॉब मिल जाती है तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, है ना। फिर आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ठीक है ना, कैरियर अवेयरनेस डेफिसिट। ये 7% फिर ब्रेन ड्रेन हो जाता है, यूएस से चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे। देख लीजिए फिर आपके पास क्या है। तो इट इज़ ऑल्सो ए चैलेंज। नाउ मूविंग अहेड, अनदर चैलेंज इज डिजिटल डिवाइड। टेक एक्सेस इंक्रीज्ड बट पेडागोजी रिमेन्स एग्जामिनेशन सेंट्रिक एंड रोट बेस्ड। याद करके बस पेपर दे आओ, रट के दे आओ। डिजिटल डिवाइड है ना। मुंबई, दिल्ली, यहाँ तो लोगों के पास चलो अच्छी एजुकेशन है, बट छत्तीसगढ़, राजस्थान के और यूपी के जो बीमारू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ कितना डिजिटल डिवाइड होगा, है ना। एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो पुशिंग द कंट्री टू ए स्टेगनेंट स्टेज। कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है। देन देर आर पॉलिसी गैप्स। स्किल इंडिया मिशन एंड रिलेटेड स्कीम्स फेल शॉर्ट ड्यू टू पुअर एग्जीक्यूशन एंड फ्रेगमेंटेड अप्रोच। सरकार की जो स्कीम्स आती है ना, इनको मतलब पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता है वर्ड एंड स्पिरिट में। बस स्किल बना दिया है बट दे आर पुअरली इम्प्लीमेंटेड। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, मैं चाहता हूँ आप ये सारे कीवर्ड्स ना, स्किल गैप, कैरियर अवेयरनेस डेफिसिट, एआई डिसरप्शन, आउटडेटेड क्यूरिकुला, इनको दिमाग में बिठा लें। ये तो ऐसे और GS2 में ड्रॉप किए जा सकते हैं और अच्छे नंबर आएंगे आपके, गारंटी है, अगर आप इनको लिखोगे तो आंसर में। नाउ अब जो ये प्रॉब्लम है, इनके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, वी ऑलरेडी रेड। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज स्काई रॉकेटिंग, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वेर एज अंडर एम्प्लॉयमेंट डेस्पाइट हाई ग्रेजुएट नंबर्स, सब पढ़े लिखे हैं, नौकरी है ही नहीं। डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्निंग इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर, ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, नो नीड टू एक्सप्लेन। सोशल अनरेस्ट, यूथ, मैंने जैसे आपको बताया ना, ड्रग एब्यूज हो रहा है ना, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं यूथ के अंदर, ठीक है ना, गन कल्चर आ रहा है पढ़े लिखे यूथ के अंदर। तो जब यही होगा, ऐसा सेम कब हुआ था, जब मंडल कमीशन बैठी थी ना 1990s में, जब बहुत ज़्यादा इंडिया की यंग पॉपुलेशन, काफ़ी यूथ तो यू नो दे इंडल्ज्ड इन, दे फॉल इन दिस साइकिल ऑफ वायलेंस, बदमाशियाँ करने लग गए थे। वो सेम देखने को मिल रहा है आज भी। वीक कॉम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी, इंडिया के अंदर कुछ कंपटीशन रहा ही नहीं है इन एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल एरा। 21st सेंचुरी तो डिजिटल सेंचुरी है। आप मान के चल सकते हैं कि इंडिया का कोई ग्रेजुएट बराबरी कर लेगा साउथ कोरिया, जापान और यूएसए के ग्रेजुएट की। वी हैव नो डाउट, वी हैव गुड IITs, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, लेकिन बट स्टिल देर इज अ लार्ज गैप बिटवीन अस एज वेल एज द कंट्रीज विच आर वेरी एडवांस्ड एंड प्रॉस्परस। तो हमें वहाँ मॉडल कैसा है, उसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं अपनी अपनी नीड्स के हिसाब से। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, नेगेटिव बड़े देख लिया, बट स्टिल देर आर अपॉर्चुनिटीज़।
AI and new tech expected to create 170 million jobs by 2030, but only if skills match. अगर हमने ऊपर देखा ना, अगर हम स्किल्स को मैच कर दें, यूथ की जो स्किल है इसको हम मार्केट नीड के हिसाब से अगर डिज़ाइन कर दें, उनके अंदर स्किल ऐसी बना दें, देन डेफिनेटली इंडिया विल बी एबल टू एनकैश और रीप द बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल एज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड. इंडिया की यंग पॉपुलेशन ना ग्लोबल वर्क फोर्स बन सकती है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए कितनी अच्छी बात है. इंडियाज यंग पॉपुलेशन कैन बिकम ए ग्लोबल वर्क फोर्स. जो है भी, हमारे इंडियंस इतने इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, है ना. अमेरिका की सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में कितने इंडियंस हैं. तो ये सही बात है कि हमारा ग्लोबल वर्क फोर्स में तो हमारा बहुत अच्छा, मतलब नंबर्स आर होपिंग अप, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. बट अगर स्किल कर दिया जाए, है ना, अप स्किल कर दिया जाए, रीस्किल, क्रॉस स्किल, तो डेफिनेटली इंडिया प्रोस्परस कंट्री बनेगा. पोटेंशियल टू ड्राइव इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप. ये सब चीज़ करिए आप, इनोवेशन करिए. जैसे मैंने आपको दिया था ना अटल टिंकरिंग लैब्स. अब ये गवर्नमेंट अटल टिंकरिंग लैब्स लेके आई थी, केंद्र सरकार. क्या आपने कभी सुना है कोई स्टेट लेके आ रहा हो, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में ऐसे साइंटिफिक स्कीम्स, सो दैट जो स्कूल लर्निंग चिल्ड्रन है या यूनिवर्सिटीज़ में है, दे कैन हैव दिस साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड? नहीं. तो गवर्नमेंट के अंदर कहीं विल की भी कमी दिख रही है. तो अगर ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा. नाउ आप वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो, वही पॉइंट जो चैलेंजेस है ना, उन्हीं को थोड़ा बदल के आपको वे फॉरवर्ड में लिखना है. वहाँ पे आउटडेटेड क्यूरिकला की बात थी, यहाँ आप बोलिए दैट वी नीड टू अपडेट आवर क्यूरिकलम, रैपिडली इंटीग्रेट AI, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज इनटू स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन. हमारी जो कॉलेज और स्कूल की एजुकेशन है उसमें हमें क्यूरिकुलम के साथ साथ ना इंटीग्रेट करना होगा AI को. आजकल हर स्कूल में कंप्यूटर लैब है. बताइए बच्चों को आप ओपन AI, चैट GPT, है ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से स्किल्स बिल्डअप करिए. जहाँ कैरियर गाइडेंस डेफिसिट था तो कैरियर गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग सिस्टम बनाइए आप, सो दैट स्टूडेंट्स कैन हैव दिस एक्सपोजर ऑफ डाइवर्स कैरियर पाथ्स. एक स्किल इकोसिस्टम ऐसा डिज़ाइन करिए जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्किल बहुत अच्छी हो, है ना, मार्केट नीड्स को मिल सकें वो. इस एक नेशनल स्किलिंग फ्रेमवर्क ऐसा तैयार करिए. स्किल इंडिया मिशन को ही कुछ अलग तरीके से रीडिज़ाइन करिए कि कमियां कहाँ पे हैं, सो दैट अनएम्प्लॉयबिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोलेबरेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री को और अकेडमिया को रियल टाइम स्किल अलाइनमेंट से. अब आप मान के चलिए छत्तीसगढ़ या राजस्थान में कहीं बैकवर्ड एरिया में कोई स्कूल है, वो कैसे सोच सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? तो कुछ आप इनोवेटिव सा डिजाइन करिए. कंटिन्यूअस रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, एस्टेब्लिश लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स. जो रोट लर्निंग की प्रॉब्लम हमने देखी ना ऊपर, बच्चों को आप करिए कि वो क्रॉस स्किलिंग के अंदर, क्रॉस स्किल एबिलिटी आए उनके अंदर. क्रॉस स्किल मीन्स दैट उनकी जो इन्नेट कॉम्पिटेंसी है ना, उसको आप इंटीग्रेट करिए टाइम की नीड के अनुसार. बच्चा साइंस में, फिजिक्स में नंबर तो लेके आ रहा है, बट वो लैब में क्या कर रहा है, फिजिक्स लैब, केमिकल लैब में प्रैक्टिकल सही तरीके से कर पा रहा है, उसको मार्केट नीड के हिसाब से देखिए आप. ऐसे चीज़ों को करिए. देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना दैट इंडिया नीड टू लर्न फ्रॉम एडवांस्ड कंट्रीज, तो वो बात आ गई. इंटरनेशनल कोलेबोरेशन करिए. लर्न फ्रॉम मॉडल्स लाइक सिंगापुर से स्किल फ्यूचर. सिंगापुर का जो ये स्किल फ्यूचर मॉडल है ना, इससे सीखिए. देखिए आपको कितने कीवर्ड्स और फैक्ट्स मिल गए हैं अपने ऐसे और आंसर में ड्रॉप करने के लिए. सिंगापुर से स्किल फ्यूचर, डेफिनेटली इंडिया के अंदर यूथ को जॉब मिलेगा. नाउ कंक्लूजन, यू कैन राइट कंक्लूजन ऐसा कुछ दैट इंडिया स्टैंड्स एट ए क्रिटिकल जंक्चर. इट्स यूथ कैन बी द ड्राइवर ऑफ चेंज, ग्लोबल डिजिटल ग्रोथ और विक्टिम्स ऑफ मास अनएम्प्लॉयबिलिटी. यूथ जो है ना, आज इंडिया ऐसी जगह पे खड़ा है जहां यूथ एक तो वर्दी की तरफ भी जा सकता है, वो सेम यूथ जो आज विक्टिम बन चुका है अनएम्प्लॉयबिलिटी का. सो इंडिया नीड टू डिज़ाइन ए नेशनल मिशन जो इंटीग्रेट करे आपकी एजुकेशन को, स्किल को, एज वेल एज इंडस्ट्री को, सो दैट ट्रांसफॉर्म किया जा सके डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक एडवांटेज में. ओके, सो द फर्स्ट आर्टिकल कम्स टू एन एंड हियर. आपको समझ आया होगा. नाउ बिफोर मूविंग
ऑन टू द सेकेंड आर्टिकल। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जो टर्म्स है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक एडवांटेज, कैरियर गाइडेंस, डेफिसिट, ओके, एआई ड्रीवन इकोनॉमी, अपडेटेड क्यूरिकुला, एआई लेके आओ स्कूल के अंदर, ये सब आंसर में जब एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी, उसको दिखेगा ना डायग्राम के साथ, डेफिनेटली 10 नंबर का क्वेश्चन हो या 15 नंबर का हो, डेफिनेटली मार्क्स आएंगे आपके। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड आर्टिकल, इट इज टाइटल्ड एज समुद्रयान, इंडियाज एक्वानोट्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ द डीप। देखिए, अब इंडिया की प्रोग्रेस की भी बात करते हैं। दिस आर्टिकल पर्टेन्स टू जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या क्या बातें दी हुई हैं, सी, समुद्रयान जो है ना, इट इज इंडियाज मेडन मैन्ड डीप सी मिशन अंडर द डीप ओशियन मिशन। इंडिया का ये एक पहला मिशन है जो डीप सी एक्सप्लोरेशन करेगा। सिंपल ये बात बताई हुई है। इट एम्स टू एनहेंस इंडियाज कैपेसिटी इन ओशियन रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड मैरीन रिसर्च। ये ना बढ़ाएगा इंडिया की जो क्षमता है ना ओशियन रिसोर्सेज को, हमारी जो मैरीन रिसर्च है, समुद्र में जाके हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, इन सारी एबिलिटीज़ को एनहेंस करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये समुद्रयान मिशन है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एज आई टॉक्ड अबाउट, इट विल एक्सप्लोर डीप सी रिसोर्सेज, जो मिनरल्स हैं, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मेटल्स, इन सब को एक्सट्रैक्ट करेगा। ये हमारे पास इनके कितने कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। वी ऑल नो कि ये जो मिनरल्स और मेटल्स है ना, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्निक बन ही नहीं सकती, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इनके बिना बन ही नहीं सकता, रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं बन सकती। सो दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखिए, नया कीवर्ड मिला है आपको, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। एक ये एडवांटेज है। ये देखिए, वो नेक्स्ट बात आ गई, डेवलपिंग टेक फॉर एनर्जी एंड फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओशियंस। ये समुद्रयान मिशन जब अपनी रिसर्च करके निकलेगा, मैरीन रिसर्च, तो नए एवेन्यूज़ होंगे हमारे पास, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी जिससे हम एनर्जी और डेवलप कर सकते हैं। ओके, फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओशियन से, है ना, सोल्टी वाटर के बियॉन्ड कैसे उसको फिल्टर करना है एंड ऑल दिस थिंग। And India will be able to establish an advanced marine station for ocean biology and engineering. समुंदर की जो बायोलॉजी है उसे आज तक नहीं समझा गया, इसको समझने में मदद करेगा। As well as it will support India's blue economy vision. भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है ना, उसको भी सपोर्ट करेगा ये। तो ये ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? सी, ब्लू इकोनॉमी सिंपली ये होता है दैट ओशियन के जो रिसोर्सेज है ना, उनको आप सस्टेनेबली यूज करते हो, सो दैट आपके लाइवलीहुड्स, जॉब्स सिक्योर किए जा सकें, एज वेल एज एट द सेम टाइम आप जो आपके ओशियन इकोसिस्टम की हेल्थ है ना, उसको ठीक रख सकें। दिस इज व्हाट ब्लू इकोनॉमीज, यानी वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो किससे जुड़ी हुई हैं, ओशियन सीज और कोस्ट से। फिशरमैन, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हो आप पानी से। आंध्र प्रदेश में श्रिम्प्स भी पकड़ते हैं लोग ओशियन से, कोस्टल एरियाज में। सो ये सारा पार्ट है आपकी ब्लू इकोनॉमी का। ओके, तो ये सपोर्ट करेगा इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को भी। नाउ टेक्नोलॉजी, मत्स्य 6000, ये जो समुद्रयान मिशन है ना, इसके तहत एक एक व्हीकल डिजाइन किया गया है, मत्स्य 6000, उसका नाम रखा गया है मत्स्य। मत्स्य मीन्स फिश। 6000 इसलिए ऐड किया है कि ये जो समुद्रयान मिशन है ये 6000 मीटर डीप जाएगा। ये देखिए, जो मैंने बताया ना, वो ये बात है कि एक व्हीकल है मेड अप ऑफ टाइटेनियम अलॉय, और उसके अंदर लोग बैठ के जाएंगे, सबमर्सिबल व्हीकल। ओके, 6000 मीटर डेप्थ पे जाएगा एंड इतनी देर तक ये सस्टेन कर सकता है। मतलब इसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स जाएंगे ना, वो 12 से 96 आवर तक दे कैन लिव देयर, यानी तकरीबन 1 दिन से 8 दिन तक वो सर्वाइव कर सकते हैं उसमें। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग इज, इस मिशन को या इस व्हीकल को किसने डिज़ाइन किया है? NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैरा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इस मिशन का? इंडिया ना उन कुछ चुनिंदा नेशंस के अंदर होगा जिन्होंने आज तक ऐसा मिशन किया है, US, रसिया, चाइना, जापान, फ्रांस, विद डीप सी एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी। इन्हीं कंट्रीज़ के पास ना डीप सी एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर अब इंडिया के पास भी होगी तो डेफिनेटली इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा।
अब इंडिया का नाम और जुड़ जाएगा इसमें। देखिए, आप अपने नेबर पाकिस्तान से या जो आपके ग्लोबल साउथ के अदर कंट्रीज़ हैं उनसे, आप उनके मुकाबले आपको कितना एज मिल रहा है। ओके, इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, सेल्फ रिलायंस इन अंडर सी डोमेन। ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाएगा। ओके, नेशनल इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर पाओगे, आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो ना आप, तो अंडर सी डोमेन में आप खुद से चीज़ें करोगे, किसी दूसरे कंट्री की टेक्नोलॉजी पे आपको डिपेंड नहीं रहना। इट विल बूस्ट कैपेसिटी फॉर रिसोर्स सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल मिनरल्स। ये हमने ऊपर देख ही लिया है पॉइंट कि डेफिनेटली इंडिया को एक्सेस मिलेगा इन चीज़ों का, तो इंडिया के जो टेक्नोलॉजी डोमेन है दैट विल डेवलप। नाउ स्टिल देर आर चैलेंजेस इन दिस मिशन। वेसल डेवलपमेंट, टाइटेनियम अलॉय कोस्ट, प्रिसीजन इंजीनियरिंग टू विदस्टैंड 600 इंटू सरफेस प्रेशर। ये एक तो बहुत ही महंगा डिज़ाइन हुआ है, इट इज़ वेरी कॉस्टली, एज वेल एज प्रिसीजन इंजीनियरिंग जो हमने अभी जिससे ये व्हीकल बनाया है ना, क्या ये झेल पाएगा उस प्रेशर को जो नीचे जाएगा, उसको पानी का प्रेशर होता है ना बहुत ज़्यादा, उसको, ये एक चैलेंज है इस मिशन का। एक्वानोट हेल्थ, एक्वानोट कौन होते हैं? जैसे आपके एस्ट्रोनोट मून पे जाते हैं ना, ऐसा ही नया टर्म आया है एक्वानोट, जो अब डीप सी ओशियन, डीप सी मिशन या डीप ओशन डेप्थ्स में जाएंगे, वो एक्वानोट्स हैं। क्या वो अकेले रह पाएंगे? उनको अब खाना या पानी नहीं मिल पाएगा। हाउ विल बी देयर फिजिकल फिटनेस, ये देखना होगा। इमरजेंसी को कैसे हैंडल करना है। एकोस्टिक कम्युनिकेशन, कन्वेंशनल रेडियो वेव्स डोंट वर्क अंडर वाटर, लिमिटेड टू एकोस्टिक सिग्नल्स। जो रेडियो वेव्स होती हैं ना अंडर वाटर काम करती हैं, वो इस मिशन में काम नहीं करेंगी, तो एकोस्टिक कम्युनिकेशन होगा। एकोस्टिक कम्युनिकेशन मीन्स जो साउंड वेव्स के ऊपर बेस्ड है, साउंड वेव्स के ऊपर जब ये आधारित होगा तो देखना होगा पहली बार कैसा कम्युनिकेशन सही तरीके से होता है या नहीं है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इंडिया को अब बैलेंस करना है अपनी एक्सप्लोरेशन एबिलिटी को मैरीन इकोसिस्टम प्रोटेक्शन से। ओके, यह ध्यान रखेंगे आप। नाउ आप वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हो कि समुद्रयान मिशन 15 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि उसको ऐसे और मिशन इंडिया कैसे अच्छे से डिज़ाइन कर सकता है, जब हम हमारे खुद के यहाँ ना इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करें, हमारी आईआईटीज़ या जितनी भी आईआईएससी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स को अडेयर करके चलें, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करें, नॉलेज और टैक्स शेयरिंग करें अदर कंट्रीज से जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं ओशियन में जाने की। एक और चीज़ जो हम लिखेंगे वो दैट वी नीड टू इंटीग्रेट आर ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी विद मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ब्लू इकोनॉमी को आप मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी से इंटीग्रेट करिए। देखिए, ये सब चीज़ें जब आप लिखेंगे ना, आपका आंसर हो, ऐसे हो, बिल्कुल अच्छा बनेगा डेफिनेटली। ओके, कंक्लूजन, समुद्रयान मिशन रिप्रेजेंट करता है इंडिया की एंट्री को एक इलीट क्लब ऑफ डीप सी एक्सप्लोरर्स। हमने देखा था ना ऊपर, यूएस, चाइना, रसिया, जापान, ये ही कुछ कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया तो एक इलीट क्लब में आ जाएगा। एंड इट अलाइंस विद द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, रिसोर्स सिक्योरिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन वेल्थ। देखिए, वही फैंसी से अच्छे अच्छे वर्ड आ गए, फिर इंडिया आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसे फुलफिल कर सकेगा, हमारी रिसोर्स सिक्योरिटी फुलफिल कर सकेंगे हम, एज वेल एज ओशियन का जो वेल्थ है ना, वो भी, उसका भी सस्टेनेबल यूज कर पाएंगे हम। नाउ आर्टिकल कम्स टू एन एंड हियर। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर, बिल्डिंग हेल्थ फॉर 1.4 बिलियन इंडियंस। सी, इंडिया की जो हेल्थ सेक्टर की चैलेंजेस हैं या लोगों को जो हेल्थ के सामने जो मतलब जूझना पड़ता है ना, जब भी उनके सामने कोई भी एक हेल्थ इशू आता है, तो आज भी इंडिया के अंदर ना इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि लोग अपना महंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज भी नहीं करवा सकते। सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और ये आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज GS2 में। तो आपका जो टॉपिक है इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ, वहाँ से लिंक करता ही है ये आर्टिकल। सो लेट्स सी व्हाट इज इन दिस आर्टिकल। द आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम इज, इट इज स्टैंडिंग एट ए टर्निंग पॉइंट और एट ए वेरी क्रिटिकल जंक्चर। हमारे सामने एक चैलेंज है दैट क्या यूनिवर्सल, अफोर्डेबल और क्वालिटी केयर हम कंट्री को प्रोवाइड कर पा रहे हैं? अगर करना है हमें, सो व्हाट वी नीड टू डू, country need to strengthen its health insurance penetration,
फोकस ऑन प्रिवेंशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, एक्सेस करवाइए अंडर सर्व्ड रीजन्स एज वेल एज रेगुलेटरी ट्रस्ट, ऐसे कानून बनाइए जिससे ये सब अचीव किया जा सके। नाउ स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत हैव expanded access but challenges remain in affordability, infra gaps and mismatch between private and public health systems। जो स्कीम्स है ना आयुष्मान भारत की, इनको आप एक्सपेंड करिए, वाइडर कवरेज हो, जब सुधरेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको अफोर्डेबिलिटी इशू जो है, इंफ्रा गैप्स हैं, जो पब्लिक हेल्थ और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो गैप है, इसको भी तो ब्रीज करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल इन सब चीज़ों की बात करता है। नाउ अब थोड़ा न्यूमेरिकल डेटा देखते हैं। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम अंडर स्ट्रेस, दीज आर द फैक्टर्स। अफोर्डेबिलिटी फैक्टर, बिकॉज राइजिंग कोस्ट्स, हर कोई आदमी मैक्स हॉस्पिटल या फोर्टिस में जाके या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ी ना लग्जरी हेल्थ मतलब वो कर सकता है, सिक्योर कर सकता है। बिल्कुल, वो तो हॉस्पिटल ही ऐसे हैं जैसे आप किसी बड़े होटल में आ गए हों। सो ओनली 15 से 18% इंडियंस है ना, उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है। हेल्थ स्पेंडिंग इज 3.7% ऑफ जीडीपी। सी दिस इज फार बिलो देन ग्लोबल एवरेज। जो दुनिया के एडवांस्ड कंट्रीज है ना, वो तो अपनी हेल्थ जीडीपी में तकरीबन 15% उनकी जीडीपी का हेल्थ सेक्टर को जाता है, बट इंडिया में केवल 3.7%। ग्लोबल एवरेज 7% है। सो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टास्क। अब इंडिया एक सुपर पावर बनना चाहता है, आत्मनिर्भर भारत। क्या ये चैलेंज होते ही बन पाएगा? नहीं। तो ये एड्रेस करना है। अब देखते हैं, पॉइंट्स पे आके बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस है। लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड हेल्थ सोक्स पुश फैमिलीज इनटू पॉवर्टी। एक बार कोई मतलब जिसका हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज नहीं है और वो हेल्थ शोक, उस फैमिली के आगे कोई हेल्थ कैटेस्ट्रोफे आ गया तो फैमिली ना गरीबी की साइकिल में चला जाता है। एंड दिस पॉवर्टी टर्न्स इनटू इंटर जनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी। एक वीसीएस साइकिल में फंस जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन गरीब, कैंसर था, महंगा इलाज लिया, ज़मीन बेचनी पड़ी, नेक्स्ट जनरेशन भी गरीब रह जाएगी। और इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो हेल्थ का इम्पैक्ट फिर आपकी सोशल वेलबींग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उन सब पे भी गिरने लगता है। तो ये देखिए कितनी बड़ी चुनौती है देश के सामने। वी हैव अनदर इज एक्सेस गैप। टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज आर अंडर सर्व्ड। अर्बन रूरल डिवाइड इन हेल्थ फैसिलिटीज। अब एक रूरल एरिया में जो एक्सेस है हेल्थ फैसिलिटीज का, दैट इज बिलो स्टैंडर्ड देन कंपेरिजन टू टीयर 1 सिटीज। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में आज वो अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। आज भी आप आईसीयू फैसिलिटी या ये नहीं मिलेंगी आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में, टीयर 2 में भी। हाई बर्डन ऑफ एनसीडीज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी इलनेस, दिस इज ऑल्सो पुशिंग मिलियंस ऑफ इंडियंस इनटू पॉवर्टी। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी स्टडी आई थी दैट इंडिया के जो स्टूडेंट्स या जो चिल्ड्रन है ना 15 साल तक के, अब वो फिजिकल गेम्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो डायबिटीज़ बढ़ रहा है ना। सारे दिन मोबाइल देखते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उनका, हाइपरटेंशन बढ़ रही है। दिस ऑल्सो लीड्स टू रेस्पिरेटरी इलनेस। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस भी है इंडिया पे। वी हैव शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, नर्सिज, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़। अब ये शॉर्टेज ऑफ इन सब चीज़ों की है क्यों? अकेली गवर्नमेंट क्या करे? मेडिकल एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हर आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता। सरकारी में एडमिशन हो गया तो ठीक है, बट एवरी फैमिली कैन नॉट अफोर्ड टू गिव डोनेशन टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। सो दिस इज ऑल्सो ए चैलेंज। ओके, नेक्स्ट इज ट्रस्ट डेफिसिट इन इंश्योरेंस, इश्यू इन फेयर प्राइसिंग, क्लेम्स एंड ग्रीवेंस रिड्रेस। एक जो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या है, लोग इंश्योरेंस में पैसा लगा तो देते हैं, बहुत बार ऐसा देखा हुआ है कंपनीज फॉल्ट, दे डिफॉल्ट ऑन पेइंग बैक। जब बारी आती है ना कि कोई अब ज़रूरत पड़ रही है तो ट्रस्ट डेफिसिट का इशू है, फिर लोगों ने अब बंद करवा दिया है इंश्योरेंस करवाना ही। अब पॉजिटिव क्या क्या हुआ है इंडिया में? आयुष्मान भारत स्कीम आई है, इतने लोग कवर हुए हैं, इतना इतना पैसा, ये तो न्यूमेरिकल डाटा है, लोगों को मिला है। डिजिटल हेल्थ इनोवेशन भी आया है, टेलीमेडिसिन, एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सेक्टर्स, ये सब हमारे कंट्री में इनकी जो सुविधाएं हैं ये बढ़ने लग गई हैं।
बट अभी इनको रिमोट एरियाज में पहुंचने में टाइम लगेगा। सी, टेलीमेडिसिन आपको पता है क्या है? मतलब आप हेल्थ केयर को डिलीवर कर पाते हैं एक डिस्टेंस से ही, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सैटेलाइट्स की मदद से। टीयर 2 सिटी में कोई मतलब किसी का ऑपरेशन किया जा रहा है तो क्या है, टीयर 1 सिटी का जो डॉक्टर है वो ऑनलाइन ही गाइड कर देगा, है ना। तो ये आपकी टेलीमेडिसिन या टेली हेल्थ का एग्जाम्पल है, टेलीमेडिसिन और टेली हेल्थ। प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ भी हुई है, 5.5 बिलियन वेंचर कैपिटल इन 2023 इन डिजिटल हेल्थ, हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसीज। ये अच्छी बातें, आयुष्मान भारत, टेलीमेडिसिन, AI ड्रीवन हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ, इंश्योरेंस मार्केट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो ग्रोइंग विथ 20% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। बट ये जो चैलेंजेस थे ना कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, पॉवर्टी में पुश हो जाते हैं, GDP का एक्सपेंडिचर कम है, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स और नर्सिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, इन सब के सॉल्यूशंस ये हैं। एक तो आप इंश्योरेंस दीजिए लोगों को, वाइडर कवरेज इंश्योर करिए, ओके। ऐसे प्रीमियम प्लान्स लेके आने चाहिए सरकार को जो अफोर्डेबल हो। लाइफ स्टाइल में भी तो चेंज आना होगा। एज आई टॉक्ड दैट स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो ओबेसिटी बढ़ रही है लोगों की, है ना, रेस्पिरेटरी इलनेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रही है लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण। तो अवेयरनेस चलाइए, इट विल डेफिनेटली हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल हेल्थ सेक्टर का ना आप एक्सपेंशन करिए, जैसे टेलीमेडिसिन आज टीयर 1 में है, ऐसा कुछ करिए जैसे ये आज टीयर 2 में जाएं। पहले कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में इसका वो एक्सपेरिमेंट करके देखिए, देन जो डिफिशियंसीज चैलेंजेस आते हैं उनको एड्रेस करके आप पूरे कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट करिए, ओके। तो आपका कंट्री डेफिनेटली हेल्थ क्राइसिस से निपट सकेगा। रेगुलेशन एंड ट्रस्ट इश्यूज को आप क्या करोगे? आप इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इसको बोलिए कि भाई जो इंश्योरेंस के अंदर लोगों का ट्रस्ट घटा है ना, आप कुछ ऐसे लेजिस्लेटिव मेजर्स या ऐसा कुछ डिज़ाइन करिए पॉलिसी जिससे लोगों का ट्रस्ट बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप स्केल करिए, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में प्राइमरी केयर नेटवर्क्स, कीवर्ड आ गया, प्राइमरी केयर नेटवर्क्स, इनको आप डिजिटल बनाइए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये पॉइंट तो आप एजुकेशन हो, हेल्थ हो, डिफेंस हो, वहाँ डाल सकते हैं, वहाँ अगर कोई अपग्रेडेशन करना चाह रहे हो तो। ये तो मतलब आपका क्लासिक पॉइंट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इंटीग्रेट इफिशियंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर विद इंक्लूसिविटी ऑफ पब्लिक हेल्थ। भाई प्राइवेट सेक्टर की तो सर्विस बढ़िया है और पब्लिक सेक्टर वेरी इंक्लूसिव, चाहे गरीब हो अमीर हो सब इसके डोमेन में आते हैं। तो इनको ऐसा प्राइवेट सेक्टर और इनको ऐसा इंटीग्रेट करिए कि लोग अवेल कर पाएँ एडवांस्ड और अच्छी फैसिलिटीज़। नाउ कमिंग टू द एंड पार्ट ऑफ द आर्टिकल, इंडिया का हेल्थ सेक्टर है ना, इसे इवोल्व होना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्टिव क्राइसिस ड्रीवन टू प्रिवेंटिव इंक्लूसिव एंड रिजिलियंट। देखिए कितनी अच्छी लाइन है, अपने आंसर के कंक्लूजन में डाल दिया आपने या एसे में, दैट इंडियाज हेल्थ सेक्टर मस्ट इवोल्व फ्रॉम रिएक्टिव क्राइसिस ड्रीवन टू इंक्लूसिव रिजिलियंट। तो डेफिनेटली आंसर अच्छा बनेगा। इंश्योरेंस कवरेज, डिजिटल अडोप्शन, रेगुलेटरी ट्रस्ट, इनको जो ऊपर हमने देखा है, इन सब पे अगर आप काम करेंगे देन डेफिनेटली एवरी जो इंडियन सिटीजन है ना, इट विल बी एबल टू एक्सेस बेस्ट हेल्थ सर्विसेज। सो स्टूडेंट्स, दिस आर्टिकल कम्स टू एन एंड हियर, ओके। सो आप अपने नोट्स बनाइए, PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव ए गुड डे एंड थैंक यू फ्रेंड्स।